एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 10th जियोग्राफी का ये पूरा लेसन रहेगा। आइए शुरू करते हैं इस पूरे लेसन को। हमें पता है कि भारत जो है सबसे अधिक फल और सब्जियों का उत्पादन करता है। तो फल और सब्जियों में सबसे जो है अधिक उत्पादक कंट्री कौन सा है? तो भारत है। उसके बाद है रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? तो रोपण कृषि में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर, बहुत लंबे चौड़े भूखंड पर एक ही तरह की फसल बोई जाए तो उस कृषि को हम कहेंगे रोपण कृषि। जैसे कि आपको पता है कि जो गन्ना है वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है और एक ही तरह की फसल जो है एक क्षेत्र में उगाई जाती है, तो इसे कहते हैं रोपण कृषि। भारत में जो है चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये जो मुख्य फसलें हैं ये मुख्य रोपण फसलें हैं। ठीक है। भारत में मुख्य रूप से जो है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, ये जो फसलें हैं ये मुख्य रूप से उगाई जाती है। चलिए, अब है हमारे पास रबी की फसलें। तो रबी की जो फसलें हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। ठीक है। और इसमें मुख्य फसलें कौन सी है? गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है और सरसों जो है मुख्य रबी की फसलें हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। उसके बाद है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलें जो है मानसून के आगमन के साथ जून में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है खरीफ ऋतु की कुछ मुख्य फसलें कौन कौन सी है? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन जो है खरीफ ऋतु की कुछ प्रमुख फसलें हैं। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है क्योंकि लोग यहाँ चावल खाना बहुत पसंद करते हैं और भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है चावल में। ठीक है, चलिए। उसके बाद है ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट। भारत में उगाए जाने वाले कुछ मोटे अनाज है। तो भारत में जो मोटे अनाज उगाए जाते हैं मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी और मिलेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारत का विश्व में दालों के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। ठीक है, तो भारत में जो दालें हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। भूमि को जोतने, बोने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने की जो कला है उसको क्या कहते हैं? कृषि। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं विभिन्न तरह की कृषि। तो सबसे पहले है निर्वाह कृषि। तो ऐसी कृषि जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि निर्वाह करने के लिए, गुजारा करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए जो कृषि की जाए उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। इसमें जो है किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि उपकरण और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कर्तन और दहन प्रणाली। तो इसमें जो है किसान जो है जमीन के टुकड़ों को साफ करके उन पर अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाता है और जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है तो वो उस भूखंड को, उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर फिर से नया खेत अपना बना लेता है। तो ये है कर्तन और दहन प्रणाली। उसके बाद है गहन कृषि। तो गहन कृषि में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से कृषि की जाती है, जिसमें अगर हम अधिक उत्पादन के उद्देश्य से कृषि करेंगे तो हम उसमें पैसे भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, नई नई आधुनिक मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे अच्छे कीटनाशकों का, उर्वरकों का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि है, यानी कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो खेती की जाती है या व्यापारिक दृष्टि से जो खेती की जाती है। ठीक है, जिसमें एक ही फसल बहुत विस्तृत क्षेत्र में बोई जाती है और इसमें जो है पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगती है, पूंजी निवेश भी और श्रम भी बहुत इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है शस्यावर्तन। तो शस्यावर्तन क्या होता है? शस्यावर्तन होता है कि फसलों को जो है बदल बदल कर बोना। ठीक है, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ जाए और इसके लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलों का बदल बदल कर बोना। नेक्स्ट है चकबंदी। क्या होता है? तो चकबंदी होता है जैसे आपकी जो है मान लो आपकी 1 एकड़ क्षेत्रफल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसको, इन सभी को आपको एक जगह पर ही दे दिया जाए। जैसे कि एक यहाँ कर दिया जाए, एक यहाँ कर दिया जाए और जो आपके आसपास जिन लोगों के खेत है तो उनका आपके साथ एक्सचेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना। ठीक है, चकबंदी। चलिए, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में जो क्रांति हुई थी उसको जो है हरित क्रांति कहा जाता है। तो
तो कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें विशेषकर गेहूं के उत्पादन में बहुत क्रांतिकारी वृद्धि हुई और जिसको हरित क्रांति कहा जाता है। उसके बाद है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति में जो है दुग्ध या दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और इसके लिए क्या किया गया है, पशुओं की नस्लों को सुधारा गया है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और इससे दूध उत्पादन में जो क्रांति आई है उसे कहा जाता है दुग्ध या श्वेत क्रांति। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी इसी कार्यक्रम का मेन भाग है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके कुछ MCQs। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाना, तो ये कहलाता है रोपण कृषि। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल है इनमें से चना। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल कौन सी है। तो ये आपको पता है दालें जो है फलीदार फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए की जाती है। तो इसमें किया जाता है न्यूनतम सहायता मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पेय फसल का नाम बताइए और इसके लिए क्या भौगोलिक परिस्थिति जो है अनुकूल रहती है, तो वो आपको बतानी है। तो जैसे कि चाय एक प्रमुख पेय फसल है और इसके लिए आपको ये यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ही मिल जाते हैं, जैसे कि चाय के लिए किस तरह की जलवायु सही रहती है। ठीक है, इस तरीके से। तो चाय की फसल के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सही होती है। इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल निकास वाले ढलवां इलाके जिनकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस और जीवांश हो तो वो उपयुक्त रहता है। ठीक है, तो मिट्टी में जो है ह्यूमस और जीवांश की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण, पाला रहित और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसी जो है जलवायु होनी चाहिए जो कि नम हो, पाला रहित हो और उपोष्ण जलवायु हो। इसकी कोमल पत्तियों के विकास हेतु वर्ष भर वर्षा की बौछारें आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये था चाय के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ। चलिए उसके बाद देखते हैं चावल। चावल के लिए जो है कहाँ कहाँ चावल पैदा किया जा सकता है। तो चावल जो है भारत की एक मुख्य खाद्य फसल है और यह तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेश में, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान में ये बहुत अच्छी पैदावार इसकी होती है। तो तटीय क्षेत्र, डेल्टाई प्रदेश, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित में संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की आपको सूची बनानी है। तो सरकार द्वारा किसानों के हित में बहुत सारे सुधार कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, 1980 से 1990 में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी जैसी घटनाओं से फसलों को बचाने हेतु फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। किसानों को कम दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए विभिन्न ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना की गई। न्यूनतम समर्थन कीमत के ऐलान का प्रावधान किया गया ताकि जो बिचौलिए हैं या दलाल है उनके द्वारा किसानों का शोषण ना हो। किसानों के जो है फायदे के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। ठीक है, तो ये विभिन्न योजनाएं हैं जो किसानों के हित में सरकार द्वारा शुरू की गई। उसके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन कृषि जो अंतर्गत भूमि है वो कम हो रही है, तो इसका क्या कारण है। इसका कारण है बेसिकली जनसंख्या वृद्धि और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना जो है कर सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट, इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कृषि क्षेत्र कम हो रहा है। तो इससे पहली बात है कि उत्पादन, अनाज उत्पादन में कमी आएगी। कम भूमि है तो लोग जो है ज़्यादा पैदावार करने के लिए गहन कृषि का सहारा लेंगे और जिससे जो है उर्वरकों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा और भूमि की जो प्राकृतिक क्षमता है वो प्रभावित होगी। इसके लवणीय तत्व जो है समाप्त हो जाएंगे भूमि के।
उसके बाद है अल्प और छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी और कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय दिए गए हैं। तो कृषि उत्पादन में सरकार द्वारा जो है बहुत सारे जो है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्र में काफ़ी अनुसंधान और विकास किया जा रहा है और विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, तो इससे जो है फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है और कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार जैसे कि प्रौद्योगिकी में बदलाव, बाजार सुविधा, शाख विस्तार आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ये सब जो क्रांतियां हैं तो ये फसलों के उत्पादन में बढ़त इनसे संभव हुई है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिला है। कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहन मिला है। जीन क्रांति अथवा जननिकी इंजीनियरिंग इन्होंने इस जैसी अवधारणाओं का कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसके अंतर्गत जो है नई नई जो संकर किस्मों की जो बीजें हैं उनका आविष्कार यहाँ पर किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चावल की खेती के लिए क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। HSSC एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो चावल की खेती के लिए आपका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। चावल के लिए ज़्यादा आर्द्रता अर्थात तकरीबन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो 100 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज़्यादा, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का होना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो सरकार ने जो ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शस्य ऋतुओं की व्याख्या कीजिए। तो भारत में बेसिकली 3 शस्य ऋतुएं हैं, जिसमें रबी, खरीफ और जायद, जिनकी व्याख्या नीचे की गई है। तो सबसे पहले है रबी फसल ऋतु। रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में काट लिया जाता है। इसमें मुख्य फसलें जौ, मटर, चना और सरसों है। मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति जो है फसलों में वृद्धि का मेन कारण है। ठीक है, जिससे रबी की फसलों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसलें जो है मानसून की ऋतु में ही बोई जाती है और दिसंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी मुख्य फसलें मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास और जूट है। मुख्य राज्य इसमें असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जायद फसल की बात करें तो जो ये बेसिकली जो रबी और खरीफ की फसलें हैं उसके बीच में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इनको बोया जाता है और इसमें मुख्यतः जो कि सब्जियां हैं, ठीक है, जैसे कि खरबूज, तरबूज, खीरा, बहुत सारी सब्जियां, तो इस तरह की फसलें जो कि गर्मी के ऋतु में बहुत ज़्यादा चलती है तो वो फसलें इसमें उगाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के टाइप कौन कौन से हैं। तो कृषि में निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि, तो ये सब कृषि के टाइप है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। ओके।